हाय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुकी है और अब नतीजे 14 नवंबर 2025 को घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कई झूठे और निराधार वादे करते नजर आए। यह चुनाव अभियान जितनी गंभीरता से जनता द्वारा ली गई थी, उतना ही राजनीतिक तौर पर नाटकीय ढंग से लोगों के बीच पेश किया जा रहा था, जिसमें राजनीतिक दलों ने कई हास्यास्पद वादे भी किए जो कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हो सकते, जिसका उदाहरण जनता के सामने कई तरह के मुद्दों के तौर पर आज भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे कथन हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलने की आदत डाल लो और तब तक झूठ बोलते रहो जब तक जनता तुम्हें सत्ता से धक्के मारकर बेदखल ना कर दे, क्योंकि झूठ बोलने में आखिर क्या बुराई है। आज के राजनीतिक नेता जवाबदेही में विश्वास कतई नहीं करते, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही ना देने से उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भ्रामक और झूठे कथन कुछ मतदाताओं को तो पता है, लेकिन स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं और सभी को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने भी आई है जो लापरवाही से ज्यादा कुछ नहीं लगती। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज के बाहर सड़क किनारे कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई पाई गई। उसके तुरंत बाद ही जब स्थानीय लोगों को यह पता चला कि चुनाव में इस्तेमाल की गई वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई है, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और राजनीतिक दलों को सूचित किया। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यह कोई सामान्य कागज तो है नहीं। इसे फेंकने के भी कुछ नियम कानून तो रहे होंगे, या इसे कहीं भी फेंका जा सकता है। कुछ जांच के बाद पता चला कि जो वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं, वे मॉक पॉल में इस्तेमाल की गई पर्चियां थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह मॉक पॉल की पर्चियां हैं, तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में पर्चियां खुले में फेंका जा सकता है? इस घटना से साफ पता चलता है कि मॉक पॉल करते समय अधिकारी कितने गंभीर थे। भारत के चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दिए और कुछ अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। अगर यह मॉक पॉल की पर्चियां थी, तो यह केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में क्यों मिली, दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में आखिर क्यों नहीं? लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है, वह थी मुख्यधारा और डिजिटल समाचार चैनलों की कवरेज। बिहार के वास्तविक मुद्दों और चुनाव पर उनकी कवरेज से यह साफ जाहिर हो गया है कि मीडिया चैनल बिहार में किसी खास हित के लिए आए थे, या फिर सिर्फ मतदाताओं को गुमराह करने के लिए और कुछ खास राजनीतिक दलों द्वारा गढ़े गए अपने नैरेटिव थोपने के लिए। आज हिंदी समाचार चैनलों पर हमें 2 मीडिया संस्थान मिल सकते हैं, जिनके अपने अपने व्यावसायिक हित हैं और जिनके जरिए ये बिहार चुनाव में अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया संस्थानों का एक समूह मौजूदा सरकार के मुद्दे पर लगातार यह दावा कर रही थी कि सरकार की तमाम खामियों के बावजूद मौजूदा सरकार बिहार में अच्छी सरकार चलाने में कामयाब रही और जनता से उसे दोबारा चुनने की भी अपील कर रही थी। वहीं एक और समूह था, इस बात पर अड़ा हुआ था कि जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और पूरी चुनाव अभियान में दोनों तरफ के मीडिया संस्थान लगातार इस जाल में फंसते और फंसाते रहे और अपनी बेतुकी दलीलों से जनता को भी भ्रमित करने की कोशिश करते रहे। अब तमाम चुनौतियों के बावजूद मीडिया के तीसरे पक्ष ने भी अपनी कार्यशैली से लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की भी कोशिश की है, वह भी सीमित संसाधनों के बावजूद। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसे कई अन्य मीडिया, यहां तक कि बड़ा मीडिया भी उसे उठाने को तैयार नहीं होता, और जब भी कोई घटना घटती तो वे ऐसे मुद्दे अपने अखबार में तो जगह दे देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। ये मुद्दे थे बिहार के इतिहास, संघर्ष और राजनीतिक में उन्नति, आर्थिक और सामाजिक विकास, जिस कवरेज ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वह यह है कि कैसे आज़ादी के 75 साल से अधिक के समय के बाद भी बिहार में एक वर्ग ऐसा भी है आज जो अभी भी गुजारा करने के लिए दिन रात संघर्ष में लगा हुआ है, और एक अन्य वर्ग ऐसा भी है जो सरकार द्वारा पेश की गई सभी अवैध और कानूनी योजनाओं का आनंद ले रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इतने लंबे समय से मुसहर और दलित कहे जाने वाले इन समूहों को क्या दे रही थी। इससे कई सवाल उठते हैं,
क्या सरकार सचमुच इन समुदायों के लिए काम कर रही थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी, या फिर उसकी नीयत में ही खोट थी जिसकी वजह से उन्हें आज भी जर्जर व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन समुदायों को अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, संभवतः वर्षों का संघर्ष, इससे पहले कि वे अपनी क्षमता और राजनीतिक में होने का महत्व को समझ सके और सरकारी संपत्ति और सत्ता का अनुभव कर सके। बिहार में मैंने खुद मुसहर समुदाय के इलाकों का दौरा किया है जहां वो रहते हैं। वहां की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वे मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है। एक तो इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें सीवेज से भरी हुई रहती है, और अगर कोई जल निकासी व्यवस्था है तो वह अधूरी है या वर्षों से निर्माणाधीन है। मानसून आने पर ये इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिसके से ये लोग वहीं रहने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी तो जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये दूसरे इलाके में पलायन कर सके जहां उन्हें अपना जीवन सुधारने को उचित साधन भी मिल सके। उनके इलाके में आमतौर पर मुसहर टोला कहा जाता है। दलितों का सामाजिक विकास, राजनीतिक भागीदारी, लोकतांत्रिक शासन या आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उनका जीवन और उनके मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी विचार प्रक्रिया अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लोकतांत्रिक केंद्रों पर आधारित है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया उन्हें एक ऐसा स्तर प्रदान करती है जो उन्हें बिहार की कम से कम आधी आबादी के स्तर तक नहीं पहुंचा पाता। बिहार की जाति जनगणना और सरकार में दलितों की उच्च स्तरीय भागीदारी को देखते हुए वे अभी भी किसी भी अन्य सामाजिक समूह के से पीछे हैं। समय समय पर राजनीतिक दलों ने बिहार के दलित और अन्य पिछड़े समुदायों की स्थिति पर राजनीतिक या आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने के वादे करने की कोशिश तो की है, लेकिन कभी कभी ये वादे उन्हें वोट देने के लिए मनाने की एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं लगते। उत्थान की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि यह समझने में कई साल लग सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता और सक्रियता उनकी मांगों को कैसे बदल सकती है और उन्हें वह सशक्तिकरण कैसे दे सकती है जिसके उन्होंने कभी दावा या चाहा ही नहीं। यह कथन नकारात्मक नहीं हो सकते, लेकिन अन्य समुदाय कहीं बेहतर स्थिति में आज भी है, क्योंकि इन मामलों का विश्लेषण करते समय उनकी मांगों और शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ बिहार के संदर्भ में है।